चलिए दोस्तों, मैं लेके आया हूँ क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है भौतिक जगत। हम उसका करेंगे बहुत ही आसान तरीके से, मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, अगर आप फिजिक्स को हार्ड मान के चलोगे और उसे रटने का प्रयास करोगे तो आपसे ये नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोई चीज रटोगे तो वो अच्छे से समझ नहीं आएगी और आप उसे एग्जाम में लिख भी नहीं पाओगे अच्छे तरीके से। तो मेन क्या है फिजिक्स के, आप इसे समझ कर करें, बहुत अच्छे तरीके से करें, डीपली इसका अध्ययन करें। वही मैं आपको कराऊंगा कि आपको कोई भी बुक उठा के देखने की जरूरत ना पड़े एग्जाम टाइम पे, ऐसा मैं आपको पक्का कर दूंगा फिजिक्स में, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना समय वेस्ट किए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1। समझना बहुत जरूरी है, इसके लिए रटना बिल्कुल नहीं है, ठीक है। जो समझ के चलेंगे, और अगर कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे। इंटरेस्टिंग है 11th क्लास की जो फिजिक्स है, सारी की सारी इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको समझने में। जो प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ी हुई चीजें हैं वे बहुत है इसमें, तो आपके लिए मनोरंजन है ये, ठीक है। मनोरंजन बनाकर पढ़ोगे तभी मजा आएगा, ठीक है। और वैसा भी हमारे यहाँ रटने का कोई काम नहीं है, हमारे यहाँ समझने का काम है। हम सिखाते हैं, रटाते नहीं है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला चैप्टर भौतिक जगत। चलिए दोस्तों, देखते हैं आपका पहला टॉपिक, क्योंकि हम इसे स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे तो आपने 10th क्लास में पढ़ लिया होगा, लेकिन फिर भी एक मोटा मोटा सा 9th में पढ़ा होगा आपने, 10th में पढ़ा होगा इसकी डेफिनेशन फिजिक्स की, ठीक है। नॉर्मल सी बात है। इसके बाद आपको इंटरेस्टिंग फिजिक्स मिलेगी जिसमें आपका मजा बना रहेगा, ठीक है। तो चलिए इसमें बताते हैं हम क्या है फिजिक्स। भौतिकी, भौतिकी आ जाता है, कभी कभी वाइवा में पूछ लिया जाता है फिजिक्स क्या है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न तो यही है, क्योंकि हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पहला, अगर आपको यही नहीं पता कि फिजिक्स क्या है तो फिर आपके लिए कोई बेकार है फिर तो पढ़ाई फिजिक्स को पढ़ना, ठीक है। तो सबसे पहला, आप जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ो उसके बारे में नॉलेज करो कि वो है क्या, ठीक है। तो भौतिकी यानी फिजिक्स क्या है, तो भौतिकी विज्ञान की है। तो किसकी शाखा है? विज्ञान की, यानी साइंस की वह शाखा है। भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्रकृति के मूलभूत नियमों का अध्ययन कर, प्रकृति के मूलभूत जो नियम है प्रकृति में, ये फिजिक्स जो है वो क्या है, जो नेचुरल है, मान लिया प्रकृति है, इसमें क्या है जो यूज हो रहे हैं नियम, जो हम दैनिक जीवन में यूज कर रहे हैं, उसी को सीखा जाता है इसमें, ठीक है। और ये आपको पता लगेगा जब हम आगे जैसे जैसे बढ़ते चलेंगे चैप्टर वाइज, तो आपको पता लगता चलेगा कि कितना इंटरेस्ट है फिजिक्स में, ठीक है। मूलभूत नियमों, जैसे गति के नियम भी होंगे आपके पास, गति के नियम है और बहुत नियम है, न्यूटन का शीतलन नियम है, बहुत नियम है फिजिक्स में। इंटरेस्टिंग फिजिक्स है का अध्ययन कर विभिन्न प्राकृतिक परिघटनाओं, जितनी प्रकृति में परिघटनाएं होनी में इनकी अभिव्यक्ति दी जाती है, में इनकी अभिव्यक्ति की जाती है। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन, सिंपल सी बात है, ठीक है। सिंपल सी डेफिनेशन, आप इसे याद कर सकते हो और ये भी रख सकते हो सिंपली कि जो मूलभूत नियम है उनका अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अब बढ़ते हैं हम इसका मोस्ट इंपोर्टेंट जो टॉपिक है इस भौतिक जगत चैप्टर के, उस पर। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक क्या है, ठीक है, इस चैप्टर का। प्रकृति में मूल बल, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, इनमें से पूछा जाता है क्वेश्चन, ठीक है। इंपोर्टेंट है और मैं इंपोर्टेंट ही कराऊंगा, ठीक है। जो इंपोर्टेंट है और इंपोर्टेंट बेस है इसका वही कराऊंगा, और जो आपके लिए 12th के लिए भी जरूरी है उसी को हम करते चलेंगे, ठीक है, साथ साथ। तो देखते हैं हम, प्रकृति में मुख्यतः 4 प्रकार के बल हैं, ठीक है। प्रकृति में कितने प्रकार के बल हैं? 4 प्रकार के। इन बलों का अध्ययन करेंगे हम। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 4th, ठीक है, 3 ही पढ़ेंगे हम, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा। इनमें इंटरेस्ट आएगा आपको समझने में, सीखने में, ठीक है। नंबर 1 क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण बल। नंबर 2 विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है। नंबर 3 प्रबल नाभिकीय बल, ठीक है। नंबर 4 है दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल, ठीक है। और अब देखते हैं नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। सबसे पहली बात, ठीक है, इस बल की जो क्या है रेंज तो होती है इसकी ज्यादा। सबसे पहली बात, रेंज क्या होती है इसकी? ज्यादा। रेंज होती है ज्यादा और पावर होती है कम। इसका एग्जांपल भी दूंगा मैं, पावर होती है कम, ठीक है। सबसे सिंपल बात, ठीक है, रेंज ज्यादा है और पावर है कम। ऊपर वाले ने भी देखो कितना दिमाग लगाया होगा, ठीक है। इसने क्या कहा, रेंज तो मैं इसकी ज्यादा कर दूंगा
और पावर कर दूंगा कम, क्योंकि अगर रेंज भी ज्यादा कर दी और पावर भी ज्यादा कर दी तो क्या होगा ये भी बताऊंगा। पहले ऐसा पढ़ते हैं हम, गुरुत्वाकर्षण बल होता क्या है। किन्हीं दो पिंडों के बीच, कोई दो पिंड है, कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल, ठीक है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अनुक्रमानुपाती का चिन्ह पता कैसा होता है? व्युत्क्रमानुपाती का भी यही है, लेकिन अनुक्रमानुपाती कब होगा? जब सामने लिखा जाएगा, और व्युत्क्रमानुपाती कब होगा? जब बटे में लिखा जाएगा, 1/ये। ठीक है, अभी लिख कर दिखाऊंगा, क्लियर? अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब ये मान लिया दो पिंड ले लिए हमने, M1 और M2, दो पिंड, ठीक है, R दूरी पर ये रखे हुए हैं, R दूरी पर स्थित है। तो इसने क्या कहा कि किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल, अब गुरुत्वाकर्षण बल है तो F सब प्रदर्शित करेंगे, फोर्स F, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। उनके द्रव्यमान क्या है? M1 M2 है, M1 M2 द्रव्यमान के दो पिंड लिए हमने, ठीक है, तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं अब इसे? F अनुक्रमानुपाती किसके? M1 M2, M1 M2। तो आप कहोगे कि इसमें तो गुणनखंड बोल रहा, गुणनफल। क्या कहा? किन्हीं दो पिंडों के बीच कार्यरत गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के, द्रव्यमान कौन से हैं? M1 और M2, इन दोनों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। तो गुणनफल ही तो है, M1 M2 लिख दिया हमने, तो इसका बीच में कुछ है नहीं, तो इसका मतलब क्या है? गुणा है, सिंपल सी बात है। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? वे जो पिंड हैं जिनके बीच वो लग रहा है, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी जो बीच की दूरी है, इसे प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा, इनके जो बीच की दूरी है, इनके बीच की दूरी कितनी है? R के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी F किसके व्युत्क्रमानुपाती होगा? 1/r² के, ठीक है, क्योंकि इसने कहा, क्या कहा? उनके बीच की दूरी के, बीच की दूरी R है, के वर्ग, वर्ग कैसा होगा? वैसे तो R है, वर्ग क्या होगा? स्क्वायर कर दो इसका, वर्ग हो गया, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो व्युत्क्रमानुपाती बोला तो F चिन्ह तो वही लगेगा, बोला जाएगा व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। ठीक है, क्लियर है यहां तक? तो अब इन दोनों को जब हम मिलाएंगे, तो इन दोनों को जब मिला के लिखेंगे तो क्या लिखा जाएगा बताओ? F अनुक्रमानुपाती M1 M2 बटे r²। तो ये बोला जाएगा F अनुक्रमानुपाती है M1 M2 के और व्युत्क्रमानुपाती है r²। क्लियर? तो ये क्या है? आपका गुरुत्वाकर्षण बल है। ये क्या है? गुरुत्वाकर्षण बल है। अब समझेंगे रेंज ज्यादा क्यों है और पावर कम क्यों है। ठीक है, अगर क्या कर दिया जा, मान लिया, अब समझो इसे प्रैक्टिकली तरीके से, एक एग्जांपल ले लो जिससे याद रहे आपके। एक मान लिया ये लड़का है और ये लड़की है कोई, ठीक है, कुछ भी मान लो, लड़का है ये लड़की है, ठीक है। तो लग क्या रहा है, ये दोनों मान ले पिंड है, पिंड मान रहे हैं ना, ये M1 है ये M2 है, इनके बीच की दूरी कुछ है, ठीक है। और ये क्या कर दिया, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल देखो सब जगह लग रहा है, एक दूसरे को खींच रहा है, ठीक, एक दूसरे को खींच रहा है, जिसमें आपको नहीं भी दिख रहा, दिखने का तो ही नहीं हो, ठीक है, लेकिन महसूस क्यों नहीं हो रहा? महसूस क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि उसकी रेंज क्या है? ज्यादा है, लेकिन पावर जो है वो कम है। पावर क्या है? कम है, रेंज ज्यादा है। मतलब रेंज का मतलब ज्यादा दूरी पर भी वो लग रहा है। अगर मान लिया कोई हमारे से 2 किलोमीटर दूर भी खड़ा है, वो उस पर भी वो लग रहा है, हम लगा रहे हैं, वो लग रहा है, खींच रहे हैं एक दूसरे को, लेकिन वो महसूस नहीं हो रहा क्योंकि पावर कम है। अगर पावर ज्यादा होती तो 2 किलोमीटर दूर से ही हम ऐसा खींच लेते अपनी साइड से, ठीक है। तो क्या होता, मान लिया ये लड़का है ये लड़की है, ठीक है, तो क्या होता इसमें, अगर इसकी क्या कर देते हैं हम, पावर ज्यादा कर देते हैं, रेंज तो है, रेंज तो है, इसमें लग रहा है, इसमें लग रहा है, लेकिन महसूस नहीं दे रहा। मान लिया 10 मीटर दूर खड़े या 200 मीटर दूर खड़े, या वो दूसरी छत पर खड़ी लड़की, लड़का इधर वाली छत पर खड़ा, तो वो क्या करता, अपनी ओर खींच लेता उसे, क्योंकि ऐसे काम करता, ठीक है। तो वो लड़का क्या करता, अपनी ओर खींच लेता उसे। तो इसलिए दिमाग लगाया और क्या रखा भगवान ने भी, ठीक है, क्या करा, पावर जो है वो कम करती, जिससे वो रेंज लग तो रहा लेकिन अपनी तरफ नहीं खींच सकता, ठीक है। यही क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है। इसकी रेंज तो आपके पास ज्यादा रहेगी, लेकिन जो पावर है वो कम रहेगी, ठीक है। समझ में आ रहा है ना?
ठीक है। तो क्या है ये गुरुत्वाकर्षण बल? ये प्रैक्टिकली तरीके से मैंने आपको समझाया है कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो एक दूसरे में लग रहा है ऑटोमेटिक, लेकिन इसकी पावर कम है इसलिए ये अपनी ओर खींच नहीं सकता। ठीक है, एक दूसरे को खींच रहे हैं लेकिन पावर अगर ज्यादा होती तो क्या करता है, अपनी ओर खींच लेता, अपनी ओर खींच लेता तो नुकसान हो जाता, नुकसान हो जाता तो कुछ भी करता, कोई भी कुछ कर लेता। ठीक है, तो इसलिए ये मेंटेन रखा गया और रेंज इसकी ज्यादा करती गई लेकिन पावर को कम किया गया। ठीक है, तो क्लियर है, एक दूसरे को समझ में आ गया ना। ठीक है, तो अरे इसका थोड़ा सा और लिख लेंगे हम, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे, फिर आगे से ऊपर से मिटा रहा हूं मैं और समझा दूंगा थोड़ा एक बार। तो ये हमने साफ कर लिया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसका कॉन्सेप्ट क्या है। अब इसे देखेंगे, ये क्या था हमारे पास, यहां से लिख लेंगे F अनुक्रमानुपाती होगा किसके, M1 M2 के, और F व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/r² के। मैंने समझा दिया था, बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, अब इन्हें दोनों को मिलाएंगे तो बन जाएगा आपके पास M1 M2/r²। ठीक है, ये बन जाएगा। ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल है का फॉर्मूला है। लेकिन अगर हम इसका ये चिन्ह हटाएं तो क्या बनेगा, क्या लिख सकते हैं हम, F बराबर का चिन्ह लगा देंगे ना, क्योंकि सोल्व तो तभी होगा G, कांस्टेंट आ जाएगा G। ठीक है, इसे हटा के कांस्टेंट क्या आ जाएगा G, और लिख देंगे M1 M2/r², जहां G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। समझ में आ गया। ठीक है, क्लियर है। जिसका मान भी लिखो, इसका मान क्या होगा, जी का मान आपके पास होगा 6.667 गुना 10⁻⁻11। तो ये मान यूज होगा। ठीक है, तो आप इसे याद रख लेंगे अच्छे तरीके से। ठीक है, मात्रक भी लगा देंगे इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो इसका मात्रक भी आप याद रखेंगे और एक लाइन और लिख लेंगे। ठीक है, एक लाइन और लिख लेंगे, इसकी 1 नंबर में पूछ ली जाती है। गुरुत्वाकर्षण प्रकृति में पाया जाने वाला दुर्बलतम यानी कमजोर बल है। क्योंकि ये अगर इसकी रेंज आई होती यानी पावर ज्यादा होती, यानी ये प्रबल होता तो ये खींच लेता। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण प्रकृति में पाया जाने वाला दुर्बलतम बल है। ठीक है, तो आपके समझ में आ गया होगा गुरुत्वाकर्षण का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। बढ़ते हैं अगले बल की तरफ। कुछ समझ में आया हो तो कमेंट करके बताएंगे, और ये याद रखेंगे कि क्या लड़का लड़की को खींच लेता अगर गुरुत्वाकर्षण क्या जो पावर है वो ज्यादा रखी जाती। ठीक है, ये कुदरती है। ठीक है, तो क्या उसने कम रखा ऊपर वाले ने, या कैसे भी मान लो प्रकृति है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। बढ़ते हैं अगले बल की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं, एक ये भी लिख लेंगे गुरुत्वाकर्षण बल के गुण भी इंपॉर्टेंट है इसके, आप ये भी लिख लेंगे। समझा रहा हूं मैं। नंबर 1, गुरुत्वाकर्षण बल एक सार्वत्रिक बल है, मतलब सब जगह लगने वाला बल है। ठीक है, जो ब्रह्मांड में प्रत्येक 2 वस्तुओं के बीच कार्य करता है। प्रत्येक ब्रह्मांड, पूरे ब्रह्मांड में प्रत्येक कोई भी 2 वस्तु हो, ठीक है, कोई भी 2 वस्तु हो उनके बीच कार्य करता है। क्लियर है, भले ही महसूस दे या ना दे, क्योंकि रेंज क्या है, ज्यादा है, पावर कम है। ठीक है, क्लियर। नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण बल एक दीर्घ परास बल है। दीर्घ माने लॉन्ग, ठीक है, दीर्घ क्या हो, बड़ा यानी लॉन्ग। परास बोलते हैं रेंज को, रेंज कितनी है किसी की, और फोर्स ये हो गया आपके पास बल। ठीक है, लॉन्ग रेंज फोर्स है। क्या है, लॉन्ग रेंज फोर्स है, मतलब रेंज जिसकी ज्यादा है ऐसा बल है। क्लियर।
नंबर 3, गुरुत्वाकर्षण बल एक संरक्षी बल है। संरक्षी बल है। संरक्षी बल क्या होते हैं ये भी मैं समझाऊंगा, ठीक है, आने वाले टॉपिक में कुछ, ठीक है। संरक्षी बल इंपोर्टेंट भी है एग्जाम के लिए, संरक्षी और असंरक्षी बल, ठीक है, वहां पर आपको ऐसा समझ आएगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, एक संरक्षी बल है, ठीक है। अब नंबर 2 पर बात करते हैं हम, विद्युत चुंबकीय बल। विद्युत चुंबकीय बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल था, ये विद्युत चुंबकीय बल है, ठीक है। देखते हैं क्या है ये, क्या है ये, देखो, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, वो पिंडों के बीच था, ठीक है, ये किसके है, द्रव्यमान थे, पिंड के द्रव्यमान, ठीक है। M1 M2 किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों, आवेश को कहां से प्रदर्शित करते हैं, Q से, ठीक है, Q से प्रदर्शित करते हैं। लेकिन दो आवेशों की बात हो रही है तो Q1 Q2 ले लेंगे हम, ठीक है। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत स्थिर विद्युत बल, स्थिर विद्युत बल आवेशों के परिमाणों के, आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती वही सेम तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मान लिया दो आवेश है Q1 Q2, उनसे कुछ दूरी पर, कितनी दूरी है, R दूरी पर है ये दोनों आवेश, ठीक है। तो जो बल होगा वो क्या होगा ये देखेंगे हम, इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ऊपर से साफ कर दूं मैं से, फिर समझाऊंगा, ठीक है भाई। चलिए दोस्तों देखते हैं, ठीक है। ये विद्युत चुंबकीय बल है, F से प्रदर्शित करेंगे क्योंकि बल है। तो अनुक्रमानुपाती किसके होगा है, देखो, बिंदु आवेशों के बीच कार्यरत स्थिर विद्युत बल आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी Q1 Q2 के अनुक्रमानुपाती, ठीक है, गुणनफल है ना इनका, Q1 Q2 का। और व्युत्क्रमानुपाती किसका, उसमें क्या था, M1 M2 का था, ठीक है। इसमें दूरी क्या है, R है, इसमें भी, उसमें भी दूरी R थी, उसमें भी दूरी का वर्ग था, इसमें भी दूरी का वर्ग है, तो क्या होगा 1/r², व्युत्क्रमानुपाती है यहाँ भी, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे r², ठीक है। और जब इसका कांस्टेंट हटाएंगे हम, इसमें सॉरी, जब इसका चिन्ह हटाएंगे तो क्या लगेगा आपके पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, एप्सिलॉन 0 या नोट कुछ भी बोलते हैं, ठीक है। और एक k भी लगेगा, ठीक है, k, और आपके पास ये तो रहेगा ही Q1 Q2 बटे r², ठीक है भाई। ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, और 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का जो मान होता है उसे याद रखेंगे, कितना होता है, 9 गुना 10⁹9, ठीक है भाई, इसे भी आप याद रखेंगे। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम, ठीक है भाई। तो आप इसके भी याद रखेंगे, ये भी एक नियतांक है, कूलम स्क्वायर, ठीक है। इसका यूज कई जगह होगा तो आप इसे अच्छे तरीके से याद रखेंगे। 12th में भी इसका बहुत ज्यादा यूज है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है, 9 गुना 10⁹9, ठीक है, प्लस के न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक है। के क्या है, परावैद्युतांक होता है, के क्या होता है, परावैद्युतांक, ठीक है भाई। तो ये आपने समझ लिया अच्छे तरीके से, जैसा वो था सेम ऐसा ही ये है, ठीक है। इसमें आवेश की बात की गई है, उसमें पिंडों की बात की गई है, द्रव्यमान, जिनका द्रव्यमान M1 M2 है, ठीक है। इनका आवेश, इसमें आवेश की बात की गई है, इसका आवेश कितना है, Q1 Q2 है दोनों का, ठीक है। बीच की दूरी R ही रखी गई है, उसमें भी R ही रखी गई है, तो सिंपल है। तो स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे, बढ़ते हैं इसके गुण की तरफ। चलिए दोस्तों देखते हैं विद्युत चुंबकीय बल के गुण, सेम लगभग उससे मिलते जुलते हैं। यह एक संरक्षी बल है, वो भी क्या था, एक संरक्षी बल था। नंबर 2, यह एक दीर्घ परास बल है, वो भी दीर्घ परास बल ही था, ठीक है। दीर्घ क्या बताया था, लॉन्ग रेंज फोर्स, ठीक है, जिसकी रेंज ज्यादा है। यह बल आकर्षण व प्रतिकर्षण दोनों प्रकृति का हो सकता है, आकर्षित भी कर सकता है और दूर भी फेंक सकता है, ठीक है। जैसे चुंबक है, क्लियर, एक तरफ से वो दूर ही फेंके और एक तरफ से आकर्षित करे। नंबर 3, प्रबल नाभिकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल, तो क्या होगा है इसमें, बस देखो कॉपी तो भरनी नहीं बिल्कुल भी कि कॉपियां भरते रहो अनसट, तो जितना इंपॉर्टेंट है वही मैं कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। जो मेन है, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं करा रहा, जो इसमें से आ सकता है, ठीक है। और एक इसमें चैप्टर में मोस्ट इंपोर्टेंट है संरक्षी और असंरक्षी बल, उसे आप अच्छे तरीके से करेंगे, ठीक है। वैसे तो आगे भी है वो, ठीक है, लेकिन इसमें भी दिया हुआ है तो यहीं से कवर कर लेंगे हमें उससे भी, ठीक है। प्रबल नाभिकीय बल,
नाभिकीय क्षेत्र में नाभिकीय कणों के मध्य लगने वाले बल को परबल नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय क्षेत्र है, ठीक है, नाभिक का क्षेत्र, जो नाभिकीय क्षेत्र जहां उसकी रेंज होगी, जहां तक उसमें नाभिकीय कण होंगे, उसके के मध्य लगने वाले बल को, जो उनके बीच लगेगा बल, उसे क्या बोल लेंगे हम? परबल नाभिकीय बल। क्लियर? तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे पास वो हम करेंगे अब संरक्षी और असंरक्षी, ठीक है। तो उसके बाद देखते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे। दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये संरक्षी और असंरक्षी बल अगले वाले चैप्टरों में भी दिए हुए हैं, लेकिन मैं आपको यही क्लियर कर दूं क्योंकि हर जगह लिखा हुआ होता है ये संरक्षी बल है, ये असंरक्षी बल है। तो आप पहले ही सीख लेंगे, इसे एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है संरक्षी और असंरक्षी बल। तो अगर आप इसे पहले ही सीख लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं रहने की, तो इसलिए मैं इसे पहले ही करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप इसे अच्छे तरीके से समझेंगे, प्रैक्टिकली तरीके से समझाऊंगा। बहुत ही आसान है ये, ठीक है। ये क्या है? बहुत ही आसान है, सीखते हैं। चलो पहले पढ़ते हैं फिर सीखते हैं। संरक्षी बल होता क्या है? क्या है? यदि किसी बल द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किया गया कार्य, यदि किसी बल द्वारा या उसके विरुद्ध किया गया कार्य वस्तु की केवल प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, वस्तु की केवल प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, उनके बीच के पथ पर नहीं, उनका बीच का पथ माने रास्ता, रास्ते पर नहीं, तो वह बल संरक्षी बल कहलाता है। अब समझते हैं एग्जांपल क्या है इसका, गुरुत्वाकर्षण बल और चुंबकीय बल। समझेंगे हम क्यों होता है गुरुत्वाकर्षण बल संरक्षी और ये सिस्टम क्या है। इसने क्या कहा कि प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है। अब मान लेते हैं हमने ऊपर से, ये ऊपर है, छत है, छत से हमने नीचे कोई चीज गिरते हैं, हम कोई चीज नीचे गिरते हैं, ठीक है। ऊपर से हम कोई नीचे चीज गिर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अब जब ऊपर से वो नीचे गिरेगी, ठीक है, ऊपर से नीचे गिरेगी तो क्या किस पे डिपेंड करेगा? एक तो ये फर्स्ट पॉइंट ये है, प्रारंभिक स्थिति ये है इसकी, प्रारंभिक अवस्था, और अंतिम ये है, ठीक है, अंतिम ये है। तो ऊपर से हमने नीचे गिरा, ऊपर से नीचे गिरा तो क्या लग रहा? गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा। सिंपल सी बात है, प्रारंभिक और अंतिम। प्रारंभिक से मतलब है और अंतिम से मतलब है, बीच का रास्ता इसका कैसा है इससे कोई मतलब नहीं है। हम चाहे कितनी ऊपर से डाल दें, ठीक है, कैसा भी रास्ता हो, नीचे कुछ भी है, मान लिया ये फरस है, यहाँ चाहे मिट्टी है, चाहे कुछ भी है, वो काम अपना पूरा उतना ही करना हो उसे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या मतलब हुआ कि ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, बीच का जो रास्ता है उस पर नहीं निर्भर करता। सिंपल सी बात है। तो ऐसा बल क्या कहलाएगा? संरक्षी बल। और चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल यही कार्य करता है तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? संरक्षी बल है। अब देखो, यदि किसी बल द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किया गया कार्य वस्तु की केवल प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, कौन सी? प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं पर निर्भर करता है, इस पर और इस पर, इससे कोई मतलब नहीं बीच के रास्ते से, उनके बीच के पथ पर नहीं, इस पर नहीं, तो वह बल संरक्षी बल कहलाता है। अब जैसे हमने ऊपर से कोई चीज नीचे डाल दी तो क्या होगा? तो मान लिया हमने कोई चीज ऊपर से नीचे डाल दी तो क्या हुआ? बीच का रास्ता कैसा भी है, बीच का रास्ता कैसा भी है या नीचे जमीन कैसी भी है, फर्श है, ईंटें हैं, कुछ भी है, तो ये क्या काम करेगा? पूरा का पूरा काम करेगा अपने आप, ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम स्थिति पे। अब मान लिया यहाँ पर रास्ते में इतनी ईंटें डाल दी, ठीक है, और हमने क्या ऊपर से छोड़ दिया तो गिरेगा तो ईंटों पे ही वो, ठीक है, ईंट पर डलेगा तो क्या हुआ? बल ने तो अपना पूरा कार्य करा। तो किस पर डिपेंड करा हो? प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे, ठीक है, प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे, इसके बीच के रास्ते पर डिपेंड नहीं करा। सिंपल सी बात है। तो ये गुरुत्वाकर्षण बल इसलिए है, तो इसलिए गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? संरक्षी बल है। अब आते हैं हम और चुंबकीय बल। चुंबकीय बल है, अब चुंबक है, चुंबक का रास्ता कैसा भी हो, आपने देखा होगा, एक कागज लेंगे जब, सिंपल सा क्या लेंगे? कागज ले लो एक, ठीक है, उसके एक तरफ चुंबक रख दो, एक तरफ लोहा, तो वो क्या करेगा? रास्ता उसका, चाहे उसमें लोहा कागज लगाओ चाहे ना लगाओ, वो अपना कार्य पूरा करेगी। सिंपल सी एग्जांपल दे रहा है एक, तो वो अपना कार्य पूरा करेगी, ठीक है। आपने यहाँ लोहा रखा, यहाँ चुंबक, आप ऐसे फेर रहे हैं तो वो लोहा भी उसके साथ साथ आगे बढ़ता जा रहा है, ठीक है, आगे पीछे होता जा रहा है जैसे आप चुंबक कर रहे हैं। तो बीच का पथ डिपेंड नहीं करता, प्रारंभिक और अंतिम, जहां से हमने चुंबक रखी और जहां लोहा है उस पर डिपेंड है, बस प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पे, तो बीच के रास्ते पे डिपेंड नहीं है, ठीक है, सिंपल सी बात। अब आ जाओ असंरक्षी बल पर।
अब क्या आते हैं असंरक्षी बल पर। असंरक्षी बल कौन से होंगे? यदि किसी बल द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किया गया कार्य, यदि किसी बल द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं के साथ साथ उनके बीच के पथ पर भी निर्भर करता है। इनके बीच का ये रास्ता है, इस पर भी निर्भर करता है। तो ऐसा बल क्या कहलाएगा? असंरक्षी बल कहलाता है। ठीक है, अब इसका एग्जांपल घर्षण बल क्यों लिया गया, क्यों है घर्षण बल असंरक्षी, ये समझेंगे। अब मान लिया घर्षण है, ये मान लिया कोई टेबल है, ठीक है, ये कोई टेबल है या ईंट है, सिंपल सी बात मान लो ईंट है, ये रास्ता है चिकना, ये क्या है चिकना, हमें इसे यहां पर लेकर आना है। ठीक है, ये रास्ता चिकना है बिल्कुल, तो हम ईंट में हमने रस्सी बांधी, कुछ भी बांधा हमने और इसे ऐसे खींच रहे हैं, तो ये क्या होगा? आसानी से आ जाएगी, आसानी से आ जाएगी। लेकिन अगर हमने इस पर क्या कर दिया, ये मान लिया वैसा फरस हो गया, चिकना ना है, ये चिकना नहीं है, मान लिया कोई वैसा फरस है, ठीक है, या फरस है या इसमें रोडे टाइप कुछ डाल रखे हैं हमने, ठीक है, सिंपल फरस है जैसा बजरी वाला, वो मान लो जिसमें बजरी होती है, वो सिंपल है। तो हम अब इसे खींच रहे हैं, तो ये क्या करेगा? देर से खींचेगा, ये भी समझाऊंगा क्यों। तो क्या होगा, मान लिया हम ये ईंट है, ठीक है, चिकने पृष्ठ पर तो हम खींच रहे हैं, तो कम घर्षण लगेगा, सिंपल सी बात है, कम घर्षण का यूज होगा। और जब कम घर्षण बल लगेगा, क्योंकि घर्षण क्या है, जब हम इस ईंट को खींचेंगे, तो इससे रगड़ा कितना आएगा, रगड़ा कितना जाएगा वो, ठीक है, क्योंकि ये चिकना पदार्थ है स्टार्टिंग का, तो ये आसानी से खींच जाएगा, रगड़ा कम आएगा, ठीक है, फिसलता जाएगा वो ऐसा यहां तक, ठीक है, क्लियर है। अगर हम क्या करें, बजरी वाला कोई फरस हो और उस पर खींचेंगे इसे, तो ये क्या होगा, रगड़ा ज्यादा आएगा, और जब रगड़ा ज्यादा आएगा तो घर्षण ज्यादा लगेगा, यानी घर्षण बल ज्यादा लगेगा। तो सिंपल सी बात क्या हुई, ये तो प्रारंभिक स्थिति है इसकी, ये अंतिम स्थिति है, लेकिन क्या हुआ, ये प्रारंभिक और अंतिम अवस्था पर तो निर्भर है ही, लेकिन किस पर निर्भर है? इसके बीच के रास्ते पर भी निर्भर है। क्यों है? क्योंकि अगर रास्ता क्या होगा, खुरदरा होगा तो ज्यादा घर्षण बल लगेगा, अगर ये कम होगा, खुरदरा कम होगा, चिकना होगा, तो कम घर्षण बल लगेगा। तो सिंपल सी बात है, समझ गए। तो ये किस पर निर्भर करेगा? पथ पर भी निर्भर करता है, इसलिए घर्षण बल क्या है? असंरक्षी बल है। तो यदि किसी बल द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक एवं अंतिम अवस्थाओं के साथ साथ उनके बीच के पथ पर भी निर्भर करता है, तो वह बल असंरक्षी बल कहलाता है। एग्जाम्पल क्या है? घर्षण बल। तो मैंने इसे समझा दिया बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं, इसका एक टॉपिक और है, एक दो टॉपिक और है बस, संरक्षण है, ऊर्जा संरक्षण, और एक टॉपिक और है, वो भी करा देते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले जाएंगे। बढ़ते हैं आगे फिर। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला टॉपिक क्या है हमारे पास। विद्युत आवेश संरक्षण का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम, दोनों पढ़े हुए हैं आपके 9th और 10th में, ठीक है। तो क्या है ये? देखो आसान सा है। विद्युत आवेश को न तो नष्ट किया जा सकता, विद्युत आवेश है, न तो नष्ट किया जा सकता और न ही उत्पन्न किया जा सकता, इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है, ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा आपने। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता, न ही नष्ट किया जा सकता, बल्कि इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, ठीक है। ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया, विद्युत संरक्षण का नियम हो गया, विद्युत आवेश संरक्षण का। तो इसका ये फॉर्म भी पढ़ेंगे हम, ये फॉर्म समझाऊंगा मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज है जो, ठीक है। क्या है? संरक्षी बलों के, इस टाइम में भी लिख सकते हैं आप, उस टाइम में भी लिख सकते हैं, लेकिन ये टाइप बुक में है तो उस हिसाब से लिखेंगे ये, क्योंकि ये चीज जो है समझनी बहुत जरूरी है। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है। संरक्षित क्या होगा? मतलब ना कम होता ना ज्यादा होता, योग उनका जो होगा वो ना तो कम होगा ना ज्यादा होगा, ठीक है। अब हम मान लिया ऊर्जा संरक्षण है, यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता ना नष्ट किया जा सकता, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका मतलब क्या है? ये क्या है कि कुल जो ऊर्जा है वो क्या, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग जो है वो संरक्षित रहता है, एज इट इज रहता है। क्या है इसका मतलब? देखते हैं। मान लिया यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है, ठीक है, या कोई वस्तु है, ये ऊंचाई पर है बहुत, ठीक है, और यहाँ ये जमीन है, क्लियर।
तो एग्जाम्पल के तौर पर मानते हैं कि ये जो लड़का यहाँ पर खड़ा है, ये जो वस्तु यहाँ पर रखी है, ये, और एक चीज और, जितनी ज्यादा ऊंचाई होगी उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी अधिक होगी, उसकी स्थितिज ऊर्जा उतनी अधिक होगी। अब मान लो 50 है यहाँ स्थितिज ऊर्जा, वैसा मान रहे हम उसके तौर पर, एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, 50 है मान लिया। और अभी इसकी जो गतिज ऊर्जा है वो कुछ नहीं है गतिज ऊर्जा, ठीक है, गतिज ऊर्जा कुछ नहीं है, 0 है। तो इसने क्या कहा, गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है। तो फिलहाल क्या लिख सकते हैं हम इसे, संरक्षित 0 + 50 बराबर 50 ही है। तो ये रहना 50 ही है, तो किसी फॉर्म में रहो, गतिज ऊर्जा 0 है, स्थितिज ऊर्जा 50 है, तो 50 है। अब मान लिया हमने इस वस्तु को ऊपर से नीचे डाल दिया। अब मान लिया जैसे ही हमने इसे यहाँ इसे ऊपर से नीचे डाला और ये वस्तु यहाँ पर आई, तो एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, मैं बता रहा हूँ 50 है यहाँ स्थितिज ऊर्जा। अब कितनी रह जाएगी, घटेगी, क्योंकि ऊंचाई कम हो रही है, इसकी ऊंचाई कम हो रही है, और क्योंकि हमने ऊपर से इसे नीचे डाल दिया तो इसकी क्या बढ़ रही है, गतिज ऊर्जा बढ़ रही है, और गतिज ऊर्जा बढ़ रही है तो स्थितिज ऊर्जा कम हो रही है। अब क्या होगा, मान लिया यहाँ पर इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी रही, 30, और गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 20। तो क्या होगा, 30 + 20 50 रहेगा, 50 ही। यह है संरक्षित होना, संरक्षण मिल रहा उसे, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ये हो, संरक्षित है। क्लियर, समझ में आया। मान लिया जितनी ये घटी, ये 30 हुई, क्या बढ़ी, गति करना स्टार्ट कर दिया उसने, गतिज ऊर्जा हो गया। तो 30 + 20 50। जैसे ही यहाँ आई है, ये 40 होगी, सॉरी 20 रहेगी, और ये कितना हो गया, 30 होगी, गतिज ऊर्जा 30 होगी। तो 20 + 30 फिर भी 50। फिर ये थोड़ा और इधर आई, ये 10 रहेगी, ये कितनी रहेगी, 40 होगी। क्लियर है, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, समझ में आ गया होगा। ये चैप्टर खत्म हो गया पहला, ठीक है, इसमें इतना इंपॉर्टेंट था, ठीक है, और ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें, स्क्रीनशॉट इसका ले लेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले चैप्टर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और घंटे का बटन भी दबा लीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। धन्यवाद।